राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ बेहद अनोखे अभिनेता पंकज त्रिपाठी। सुल्तान सुल्ताना डाकू की बहन का बेटा है, जिसको एहसान कुरैशी ने अपने घर पे पाला है। 12 साल की उम्र में पूरा भैंसा अकेले काटता था, और आज भी दिन का 60 भैंसा खुद तय काटता है, इसीलिए बाकी सब डरते हैं उससे। पंकज त्रिपाठी एक ऐसे अभिनेता जिनके हौसले और हिम्मत ने उन्हें फिल्मों में वो मकाम दिलाया जहां पहुंचने की ख्वाहिश हर अभिनेता रखता है। You know what they did to my wife? They broke open the door, dragged her out in the street and raped her. बिहार के गोपालगंज में जन्मे पंकज त्रिपाठी किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। 2004 में आई फिल्म रन उनकी शुरुआती फिल्मों में थी। देखिए, यही है दिल्ली की मशहूर नदी, जिसे लोग छोटी गंगा कहते हैं। अच्छा, हाँ। यही है। हाँ, यही है। लेकिन हम तो पहली बार सुन रहे हैं भाई। और भैया, जब दिल्ली में पहली बार आओगे तो पहली बार ही सुनोगे ना। अब देखो, इसमें नहाते ही तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, और एक बार पाप धुल गया ना तो फिर तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें मिल जाएगा। सच्ची? हाँ भाई। अग्निपथ, रंगरेज, सिंघम रिटर्न्स, गुंडे और मसान में पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय की अनोखी छाप छोड़ी है। हमारे पिताजी कहते हैं, जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। पंकज त्रिपाठी को कई टीवी धारावाहिकों में भी दर्शकों ने खूब सराहा है। गजब फादर इन लॉ, क्या बात है। कौन जहर मिला है उसके खाने में? ये जहर मिलाने वाले से पूछिए ना। नवाज पैदा नहीं हुए हैं। अनुराग कश्यप की चर्चित फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में सुल्तान कुरैशी बने पंकज त्रिपाठी ने दर्शकों का ध्यान इस तरह आकर्षित किया कि आज उनसे उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। नया बहाली है का? यहाँ क्या करने आए हो? इस जगह का नाम वासीपुर है, समझ गए? क्या तमाशा चल रहा है का? चलो। अरे वो धनबाद में पहलवान का सरदार खान छुरा मार दी से मार्केट में, हमने सुना यहीं उठा के लाया है। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना? ये वासीपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है, समझ गए? चलो। पंकज त्रिपाठी के पिता की चाहत उन्हें डॉक्टर बनाने की थी, लेकिन पंकज को बचपन से ही अभिनय का शौक रहा। यही वजह थी कि स्कूली पढ़ाई के दौरान उन्होंने नाटकों में काम किया और दिल्ली के एनएसडी में दाखिला लेकर अपनी अभिनय क्षमता को दिशा दी। नाटकों में गहरी रुचि रखने वाले पंकज त्रिपाठी ने अपने कॉलेज के दिनों में पटना में लंबे समय तक थिएटर किया है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया। पहले तो आप हमसे वादा कीजिए, इस पूरी बातचीत के दौरान आप हमको सर नहीं कहेंगे। ठीक है। बिल्कुल नहीं कहूँगा। आदत है ना, वो क्या सांस्कृतिक बैगेज इतना हमारे ऊपर होता है ना, हम हर किसी को सर बोल देते हैं। सांस्कृतिक बैगेज के बारे में बताइए। आपने तो मेरी ही बात से सवाल निकाल दिया। सांस्कृतिक बैगेज वही है कि जो जहाँ से, जिस माहौल से हम परवरिश होके आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहाँ एक ये तहजीब बचपन से सिखाया जाता है कि बड़े कोई भी तुम्हें आवाज़ भी दे, मेरे गांव में ऐसा बाबा चाचा कोई भी गांव का व्यक्ति, वो हम हाँ तो मार पड़ती थी। हाँ कैसे बोल दिया, जी बोलो। किसी ने आवाज़ दिया पंकज, तो हाँ नहीं जी। तो स्वाभाविक हूँ मैं, कुछ बड़े हैं आप हमसे, तो वो वही है, वो सांस्कृतिक बैग है, जो परवरिश, जिस माहौल से हम आए हैं, जिस समाज से आए हैं, और इसकी वजह से वो सर निकल गया। और किस समाज से आप आए हैं? अब उस समाज को मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, जिस गांव से मैं आया हूँ। एक गांव है गोपालगंज में, बिहार में, बेलसर नाम है उस गांव का। बेलसर जी। वहाँ हर तबके के लोग हैं, वहाँ अगड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब हैं, और सब बड़े प्रेम भाव से रहते हैं मिलके। और वहाँ हमें ये जो तहजीब वाली बात जो हाँ निकला, वो ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी उम्र में बड़ा गांव का तुम्हें आवाज़ दे और तुमने हाँ नहीं बोलना है।
तो वो आदत बचपन से जी कहने की निकल गई। तो उसके बाद आए तो हमें जो भी लोग मिलते हैं सब सर ही लगते हैं। तो हम सबको सर बोल लेते हैं। गोपालगंज में ये जो बेलसर नाम की जगह है, कैसी जगह है ये? नीरा गांव है, बिल्कुल खेती वाली गांव है। खेत हैं चारों तरफ, मेरे घर के चारों तरफ आगे पीछे खेत ही खेत हैं, हरियाली है, एक छोटी सी नदी है, बड़ा सिनेमेटिक गांव है। बिजली अभी आई है 2-3 साल पहले, 2-3 घंटे रहती है रोज़। अभी भी टीवी सेट नहीं है मेरे गांव के ज़्यादातर घरों में, आई थिंक 5-6 घरों में ही होंगे, पर प्यार बहुत है लोगों में और बड़ा अच्छा माहौल है, म्यूज़िकल है, बड़ा गाना बजाना होता है गांव में। किस तरह का घर है आपका जहाँ आपका जन्म हुआ? मेरा जन्म हुआ वो घर तो टूट गया, वो पुराना घर था, वो फूस वाला घर था। तो उस घर के 2 कमरे बचा के रखे हैं मेरे बाबूजी अभी भी, पर उसका वो फूस ऐसा रूफ जो था ढलान वाला, उसको अब छत कर दिए, बट कमरा अभी भी है। उस कमरा में एक विंडो है, खिड़की है, जो आज भी है, वो खिड़की वही खिड़की है अभी भी। तो उस खिड़की से जो मेरी यादें हैं ना, नदी में, हमारे गांव की जो नदी है वो सूख जाती है गर्मियों में। जून जुलाई महीने में पानी आता था, नेपाल से छोड़ते थे पानी। तो पानी आने के पहले खबर आती थी हमारे गांव में कि भाई नदी में पानी चल दिया है और अभी कल्याणपुर पहुंचा है, या अभी राछोपाली कोई फलाने गांव तक पहुंचा है पानी। तो हम बच्चे पूरे दिन नदी में खेलते थे कि यार पानी को आते हुए देखना है, पानी की पहली धारा सूखी ज़मीन पे आए ना भीगते हुए, वो देखना है, हमें पैर भिगाना है। हम दिन भर इंतज़ार किए और वो नहीं आई पहली धारा, पानी नहीं पहुंचा मेरे गांव तक। घर आ गए, सो गए। सुबह उठने के बाद पहला काम हम उसी खिड़की पे जाते थे नदी को देखने कि नदी में पानी है, रात को आया या नहीं, हमारे सोए में तो नहीं आ गया। तो वो उस खिड़की, वो उस गांव का इमेज है, वो खिड़की मुझे याद है, वो खिड़की आज भी है। बाकी घर बदल गया है पर वो खिड़की अभी भी है। घर का वो हिस्सा जिसके बारे में आपने कहा कि पिताजी ने अभी भी उस कच्चे घर का एक हिस्सा बचा कर रखा है, पिताजी आपके क्या करते हैं? वो पंडित हैं, पूजा पाठ कराते हैं। वो किसान हैं, छोटे किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अभी भी करते हैं। अभी भी 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं, वो 90 साल के हैं। और आप भाई बहन कितने हैं? 2 भाई 2 बहन हैं। मैं सबसे छोटा हूँ परिवार में, और बाकी सबको शादी ब्याह सबका हो गया है, सब कुछ। और कोई आर्ट से किसी का कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर में कोई सुर में भी नहीं है, मतलब गुनगुनाता भी नहीं है। तो ये आर्ट में आपका कैसे शौक़ पैदा हुआ? मेरे गांव में एक परंपरा है नाटक की, जो अब इन दिनों नहीं हो लगा, रेगुलर नहीं है वो, पिछले 10 सालों से। छठ एक त्यौहार होता है, छठ के दूसरे दिन थिएटर होता है, एक नाटक करते हैं लोग। तो मैं बचपन से देखता था, तो 7वीं 8वीं से मैं भी करने लगा। कोई बच्चे का रोल हो तो मुझे बुला लेते थे। बड़ा एमेच्योर होता है वो प्ले। तो वो करते करते मज़ा आता था। फिर वो करते करते पटना आया, मेरे बाबूजी भेजे पढ़ाई के लिए, वो डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो पटना में मैं नाटक देखने लगा, कुछ छात्र आंदोलन से जुड़ गया। छात्र आंदोलन से जुड़ा, फिर नुक्कड़ स्ट्रीट प्लेस देखे, नुक्कड़ नाटक देखे, फिर प्रोसेनियम थिएटर देखा। प्रोसेनियम थिएटर में एक प्ले देखा, लक्ष्मी नारायण लाल का अंधा कुआं, बहुत प्रभावित हुआ मैं, रोया वो देख के कि नाटक ऐसा होता है। प्रणीता जायसवाल एक एक्ट्रेस थी, मुझे याद है, उनकी एक लंबी स्पीच। तो उस परफॉर्मेंस ने बड़ा मेरे को ये किया। और फिर मैं लगातार प्ले देखने लगा पटना में। कालिदास रंगालय एक जगह है, भारतीय नृत्य कला मंदिर है। देखते देखते धीरे धीरे साइकिल स्टैंड वाले से दोस्ती हुई, अभिनेताओं से दोस्ती हुई। फिर बोला मैं भी करना चाहता हूँ। और छात्र नेता था तो मैं वक्ता ठीक ठाक था, मुझे बोलने की प्रैक्टिस थी छात्र नेतागिरी में। और स्पोर्ट्समैन भी था मैं, हाई जंपर था, स्प्रिंटर था, 100 मीटर का धावक। तो कहीं ना कहीं मेरी वाचिक ट्रेनिंग और आंगिक फिजिकल ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में और वाचिक ट्रेनिंग नेतागिरी में, ये दोनों चल रहा था, जो एक अभिनेता के लिए बड़ा ज़रूरी है। और वो नेतागिरी का स्पीच ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स की फिजिकल ट्रेनिंग मुझे बाद में अभिनय में काम इस्तेमाल हुआ। हाँ, नहीं वो तो हुआ। गांव से जब आप पटना पढ़ने के लिए आए तो क्या पढ़ने के लिए आए थे? मैं +2 बायोलॉजी से, डॉक्टर बनना था। +2 बायोलॉजी से करना था। और आपने कहा छात्र आंदोलन से जुड़ गए, वो क्या संयोग थे जिससे कि आप छात्र आंदोलन से जुड़ गए? क्या आप अपने गांव की उस शुरुआती पढ़ाई में भी कहीं किसी राजनीति का कोई आपको बीज मिला था क्या?
राजनीति तो नहीं कहेंगे उसको, बट मैं शाखा पे जाता था कुछ दिन आरएसएस के। अब वहाँ एज सच राजनीति की कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रभाव था दक्षिण पंथ का, तो शाखा पे ही गया हूँ गांव में 1 आध साल। बाकी कोई वैसे राजनीति की कोई ये नहीं थी। हाँ, एक नेतृत्व क्षमता गांव में भी थी, खेलकूद में सारी चीज़ों में मैं थोड़ा आगे रहता था बच्चों में, तो बाकी वैसे कोई गांव में राजनीतिक सोच समझ नहीं थी। इवन छात्र आंदोलन में भी सोच समझ नहीं थी। यूँ ही अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बाकी चीज़ें क्या करें, तो भाई ये हो रहा है यही करो, चुटकुले सुन। मैं उसमें कोई सीरियस लीडर नहीं था, मेरा काम था क्राउड को इकट्ठा करना, कि बड़े नेता बोलेंगे उसके पहले मैं चुटकुले सुना के कुछ ऐसा कॉमेडी करके कि 200-250 बच्चे छात्र इकट्ठे हो जाएं, फिर नेताजी आके संबोधित करेंगे। तो ये जो छात्र राजनीति की जो गतिविधियां हैं, ये किस संगठन या किस रूप में आप तक पहुंची? क्योंकि जब आप गांव से शहर आते हैं तो भाई आप तो अपना एक एजेंडा लेके आए हैं कि आपको पढ़ना है, पढ़ के बाबूजी का सपना पूरा करना है, यही सब तो करने के लिए आदमी सोच के आता है। तो लेकिन ये सब राजनीति में पड़ गया, तो कैसे पड़ गए आप राजनीति में? पता नहीं भाई, वो एक चीज़ थी, शायद कोई अंदर बात रही होगी, छटपटाहट की भाई अपने को एक्सप्रेस करना है, जो अंदर है बताना है, तो आप वो बताने के लिए मीडियम ढूंढते हैं शायद। तो कई लोग स्पोर्ट्स में उस मीडियम को इस्तेमाल करते हैं, या वो मीडियम आपको पेंटर बना सकता है, या वही मीडियम आपको एक्टर बनाता है कि कुछ अंदर है, आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप लिख के बताओगे, परफॉर्म करके बताओगे। इवन नेतृत्व क्षमता भी, हालांकि अभी इस दौर में नेता का मतलब बड़ा निगेटिव हो गया है। इस मुल्क में अगर बोलिए कि भाई मेरा बच्चा नेता है या फलाने नेता हैं, तो बड़ी सही दृष्टि से नहीं देखा जाता है, ये सच्चाई है। बट ये भी सच है कि सब नेता वैसे नहीं हैं, कुछ अच्छे नेता हैं तभी सब कुछ चल रहा है। तो मेरे अंदर वो क्षमता थी ना कि मैं नेता इसलिए बनाना कि था कि यार समाज के लिए कुछ करना है। ये जो समाज है, जो मेरे समाज, वही जो मेरा कॉलेज उस वक्त का समाज था कि मैं अपने महाविद्यालय के लिए कुछ करूं, एटलीस्ट यहाँ बेहतर पढ़ाई हो, बेहतर माहौल हो, अच्छे से लोग आएँ, पढ़ें, अपना प्यार से रहें। तो हमेशा से था कि कुछ करना है समाज के लिए। तो उसी संदर्भ में मैं वो छात्र संगठन में जुड़ गया और 3-4 साल रहा, एक्टिव रहा, जेल भी गया एक दफ़े आंदोलन में। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ सामाजिक चिंता किसी को नहीं है। कौन सा छात्र संगठन था जिसके साथ आप राजनीति कर रहे थे? विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और तब आपने कहा कि एक तरफ थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल फिटनेस आपकी स्पोर्ट्स की वजह से, और दूसरी तरफ ये जो ऑरेटरी स्किल वगैरह आपको ये जो नेतागिरी थी उससे वजह। फिर लेकिन नाटक की तरफ ठीक याद करके बताइए कि नाटक की तरफ कैसे आपका पदार्पण हुआ होगा? तो वहीं उन्हीं दरमियान कुछ स्ट्रीट प्लेस देखा, मैं अर्लियर बोल चुका हूँ। और स्ट्रीट प्लेस के बाद वो लोग, कुछ हमारे कम्युनिस्ट साथी मिले, वो बोले कि आज एक प्ले है हमारा अंदर, प्रोसेनियम नाटक है कालिदास में, उसमें चलो। तो वहाँ गए, तो वहाँ नाटक देखा और उस नाटक का बड़ा प्रभाव हुआ, वो अंधा कुआं। उसके बाद मैं लगातार एक बड़ा अच्छा दर्शक बन गया था पटना में, हर दूसरा प्ले देखता था। देखते देखते लगा कि यार ये ना मैं तुलनात्मक अध्ययन चलने लगा कि वो छात्र राजनीति में हमें ना वो जगह ठीक नहीं है। वहाँ आप जो सच में किसी को इरादा नहीं है सामाजिक हित में क्या करना, वहाँ फलाना जी नमस्ते, ढिकाना जी नमस्ते, आपको थोड़ा वहाँ साम दाम दंड भेद चतुराई भी लाना पड़ता है नेतागिरी में। तो बिल्कुल, तो मुझे लगा यार मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। मैं कितना दिन अपने बुजुर्ग नेता को नमस्ते करते रहूँगा, उनके पीछे लगूंगा, चमचाई करूँगा, तो शायद मुझे कुछ पद दे दें वो। तो मेरे को लगा यार ये मीडियम मेरे लिए सही है नाटक, क्योंकि इसको में मज़ा आ रहा है और ये लोग रुलाते भी हैं, हंसाते भी हैं, तो मुझे यही करना चाहिए। और मैं फिर धीरे धीरे करने लगा। एक पहली कहानी मुझे मिली थी, वो भीष्म साहनी की कहानी थी, लीला नंदलाल की, छोटा सा किरदार किया था। और कौन डायरेक्ट कर रहा था उसको? विजय कुमार, एक NSD के पास आउट हैं, FTI के, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उसमें चोर की भूमिका थी छोटी सी, बहुत पसंद किया लोगों ने। मैं बिल्कुल नया था तो कई लोगों को पता नहीं था कौन अभिनेता है, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। अखबार में उसमें अच्छी 2-3 लाइनें लिखती मेरे बारे में कि उस अभिनेता में बड़ी संभावना है। वो लाइनें ये वजह थी कि अब यार ये तो अखबार भी बोल दिया कि मुझ में संभावना है, तो मुझे यही करना चाहिए और मज़ा तो आ ही रहा है इस काम में। तो ये घटना है 95 एंड की।
96 से लगातार रंगकर्मी बन गया था मैं। तो फिर पंकज जी कब तक वो पटना में नाटकों का सिलसिला चला? 95 से लेकर 2001 तक। 2001 में ड्रामा स्कूल का इम्तहान दिया और वहाँ सेलेक्ट हो गया एनएसडी में। फिर 2001 से 2004 तक पटना ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग, दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। उसके बाद अगेन पटना वापस, चूँकि रंगमंच की ट्रेनिंग लिया है तो रंगमंच करना चाहिए। 4 महीने रंगमंच करके पटना में ये महसूस हुआ कि हिंदी रंगमंच को हमने उतना विकसित नहीं किया है कि हिंदी रंगमंच का अभिनेता हिंदी रंगमंच करके जी सके, 2 वक्त का बेसिक खाना खा सके। हिंदी रंगमंच में सर्वाइवल मुश्किल है अभिनेता के लिए। तो फिर लगा अब क्या करें, तो मुंबई एक हिंदी एक्टर के लिए मुंबई ही जगह है, तो सर्वाइवल के लिए मुंबई आना पड़ा। किस सन में आप मुंबई आ गए? 2004 16 अक्टूबर को दिल्ली से आया था ट्रेन पकड़ के। एनएसडी गया, वहाँ लोगों से मिल के भैया मुंबई जा रहे हैं, मुंबई चले आए। फिर क्या हुआ? फिर सुबह उतरे 7 बजे मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे उतरे, उतरते प्लेटफॉर्म को छुआ, सुना था वो सब लोग ऐसे ही करते हैं, मैंने भी किया। और उसके बाद जिस दोस्त ने नंबर दिया था, जो दोस्त बोला था तू आ जा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे घर पे रहना। और मैं, संयोग की बात है कि मेरी शादी हो चुकी थी, तो मैं सपत्नीक आया था। डे 1 पति पत्नी, और पीछे सामान वाले बोगी में थोड़े से बर्तन, कुछ पतीले, हांडी वांडी, कुकर, एक बिस्तर, एक चटाई। तो हम उतर के हमने प्लेटफॉर्म को नमस्ते किया और पीछे गए कि भाई सामान हमारा। तो वो लोग बोले इस ट्रेन में तो लोड ही नहीं हो पाया आपका सामान, कल आएगा दूसरी ट्रेन से, तो आप कल आके इंक्वायरी कर लेना। हमने बोले चलो ठीक है, भारतीय रेल है। मतलब इतना सामान हो गया था कि उसे लगेज में बुक करना पड़ा था? हाँ, सामान थोड़ा सा ज़्यादा था हमारे पास, क्योंकि बेसिक हम मुंबई से, वो एक डर होता है ना नया जो मुंबई आता है क्या होगा। तो जो कुछ भी दिल्ली में या हमारे पास था, कुछ बर्तन थे, एक बिस्तरा था, एक चटाई थी, और भी कुछ होंगे उसमें, किताबें थी बहुत सारी। तो उसको हमने कि हम खाली देह रहेंगे लगेज में डाल दिया बुक करके। उसके बाद जिस दोस्त का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, जिसके घर जाना था, उसका फ़ोन नॉट रीचेबल। तो मुझे लगा यार ये क्या हुआ, कहीं मुंबई हमें धक्के तो नहीं, सदमे तो नहीं दे रही, आते के दिन ये स्वागत है। फिर मुझे पता था कि वो दोस्त मेरा अंधेरी में रहता है, सब टीवी लेन के पास। तो इतना मालूम था बातचीत में कि अंधेरी रहता हूँ, सब टीवी का लेन है। तो मैंने टैक्सी लिया कि अंधेरी चलना है, सब टीवी। बोला हाँ चलो। तो मैं अंधेरी सब टीवी तक पहुंचा, और फिर बीच में मोबाइल नहीं थे मेरे पास, तो जहाँ पीसीओ दिखे 1 किलोमीटर पे मैं रुक के 1 मिनट पीसीओ में फ़ोन लगाऊँ, नॉट रीचेबल। चलिए दादा। टैक्सी वाला आगे आते थे, पूछा 2-3 दफ़े होने के बाद कि क्या है, कुछ क्यों आप बार पीसीओ पर रुक रहे हैं। मैं बोला मैं जो दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, जिसके घर जाना है, उसका फ़ोन नहीं लग रहा है। तो बोला कोई बात नहीं, चलिए अंधेरी में वहीं चल के कर लीजिएगा। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़े, कहीं विले पार्ले के आसपास पहुँचे, 8 बज गए थे तब तक। पीसीओ से लगाया दोस्त का फ़ोन चालू। बोला कहाँ है तू? मैं बोला रास्ते में हूँ। तो अरे मेरा फ़ोन रात ले शूटिंग से आया था, बंद था, अभी तू आ जा ऐसे सब टीवी के पास पहुँच। तो खैर धोखा नहीं मिला, मित्र के घर आए, 2 महीने रहे। फिर धीरे धीरे जानना शुरू किया किसका दफ्तर कहाँ है, कि यहाँ भाई कमर्शियल सिनेमा का है। लोग बोलते थे कि तुम कहाँ, बाबले के चले गए थे हम उधर करण जौहर के ऑफिस के पास या यशराज के। तो हमारे जो आसपास के जो साथी स्ट्रगलर बोलते थे अरे पागल समय व्यर्थ क्यों कर रहा है, हमारे एक ही आदमी है राम गोपाल। तो राम गोपाल वर्मा के तो उस वक्त पर राम गोपाल वर्मा एक नया सिनेमा के मठाधीश थे, और हर एक्टर को लगता था कि नए एक्टर को मौका यही देता है। जितने आड़े टेढ़े सामान्य चेहरे वाले लोग या अजीबोगरीब चेहरे वाले लोग, उन्हीं के यहाँ जाते थे। तो हम भी गए 1-2 दफ़े रामू के यहाँ, दफ्तर के बाहर खड़े हैं, वहाँ पे 100 लड़के खड़े हैं, एक से एक दाढ़ी, एक से एक खतरनाक, इधर कट मार्क्स, इधर ये कुछ। तो हम तो उनमें सामान्य ही थे। खैर ये है कहानी। ये तो बताइए कि मतलब अब ये इरादा करके ही आए थे कि दिल्ली में तो पढ़ाई कर ली गई थिएटर की, पटना में भी जाके ट्राई मार लिया गया कि थिएटर कर पाएंगे कि नहीं। अब एक ही जगह थी, वो थी मुंबई, और वहाँ आप अपना पूरा साथ सामान बीवी के साथ उतर पड़े, और ये एक स्ट्रगल का सिलसिला शुरू हो गया। ये उसी तरह का स्ट्रगल था जो किसी भी एक्टर के लिए होता है, क्योंकि आप तो ट्रेंड एक्टर थे। शुरुआती दौर में ना, यह एक्टर का ट्रेंड होना, एक्टर का ट्रेंड नहीं होना, इस फिल्म नगरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है।
इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि तुम कहीं से ट्रेनिंग करके, अभी बदला है थोड़ा सा, अभी देख रहा हूँ पिछले 1-2 सालों से। हम जब आए थे उस दौर में आप कहाँ से ट्रेंड हो, आप क्या हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको लगा कि यार हमें अगर एक वकील चाहिए, एक इंस्पेक्टर चाहिए और इसके चेहरे में इंस्पेक्टर थोड़ा दिख रहा है, इसकी मूछें हैं। बड़ी फिजिकल कास्टिंग होती थी बॉम्बे में तब, अभी भी होती है बट अभी वो उस वक्त के बनिस्बत कम है कि आपके चेहरे में एक पुलिस दिख रहा है ना, तो वो कोई असिस्टेंट बोलेगा तुम रुको फ़ोटो दो अपना, कुछ पुलिस की वर्दी में है क्या फ़ोटो, तो आपने बोला हाँ है तो वो वाला दे दो। वो लेके जाएगा अंदर, डायरेक्टर को दिखाएगा कि सर ये कैसा देखो दिख रहा है पुलिस टाइप। बोला हाँ पुलिस। बहुत इंपॉर्टेंट और अहम रोल में एक नए अभिनेता को कोई सोचता ही नहीं है। तो कोई 1 सीन 2 सीन का रोल, एक चेजिंग का रोल, एक लाइन है कि अब आप भाग रहे हैं, यू आर अंडर अरेस्ट, बस इतना ही बोलना है। तो हमें तो लगता था हम थोड़े दिन में अपना वो सब हथकड़ी और वर्दी भी सिलवा के आए कि हमारे पास है सब कुछ। लाइनें भी याद हैं मुझे, 10 तक गिनती गिनूंगा, बाहर नहीं आओगे तो गोली चला दूंगा। तो वो दौर था और मुझे भी करना पड़ा। और आपकी ट्रेनिंग, खैर हम थोड़ी गंभीरता लेते हैं इस बात को कि अभिनेता की ट्रेनिंग जो है ना सर, कास्टिंग में बिल्कुल मदद नहीं करती है। कास्टिंग हो जाने के बाद परफॉर्मेंस में आपकी ट्रेनिंग मदद कर सकता है। परफॉर्मेंस में आप कुछ अलग करोगे, अच्छा करोगे तो डायरेक्टर को लगेगा कि यार कौन है ये, हाँ ठीक किया। तो ट्रेनिंग का कास्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। ट्रेनिंग का कास्टिंग के बाद परफॉर्मेंस में लेना देना है। इवन वहाँ भी उस दौर में ये होता था कि अभिनेता को किसी को चिंता ही, अभी तो बहुत बदल गया है, बहुत बदल गया अभिनेता के लिए ये इंडस्ट्री। तब तो कौन है यार, हीरो, कोई बड़े हीरो के साथ बोलना है, 2 लाइनें बोलनी है, अरे कौन है, किसको कास्ट किया, वकील कौन है वो, हाँ उनके सामने बोलेगा, वो सलमान हो, अनिल, कोई भी बड़े एक्टर हीरो के या बड़े स्टार के साथ, तो वो है लड़का, बुलाओ उसको। एक असिस्टेंट, छोटे वाले 3rd AD ने 2nd AD ने 3rd AD को बोला, 3rd AD आप चलो, हम 2nd क्या बात हुआ बुला रहे, इतने जल्दी चलिए। हम थोड़ा हड़बड़ाते हुए चल रहे हैं, पहुँचे उसके पास, हाँ अच्छा आप हैं, हाँ ये हम, ठीक है, लाइनें पढ़ लिए, बोले जी पढ़ लिए, बोलिए तो क्या है, तो अब बोलिए, लाइनें पढ़ लिए, बताओ, याद कर लियो, सुनाओ। तो मैं बोला अच्छा ये है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, दफ़ा फलाना फलाना लगा बैठो, हाँ हम ऐसे बोलोगे आप, बहुत बड़े वो आदमी हैं आपकी, उनके सामने मतलब डर जाओगे, डर के बोलो, ठीक है सर, डर के बोल लोगे, हाँ चला गया। थोड़ी देर बाद वो शॉट का कॉल हुआ, 1st AD मिला, उसने बोला अरे कौन है, आप हो, हाँ आपने कर लिया है, हाँ बताओ दिखाओ कैसे बोलोगे। आप डर के बोले हाँ क्या कर रहे हो, ये डरो मत, अनिल कपूर या फलाना हीरो है तो तुम थोड़ी डरोगे, तो कॉन्फिडेंट रहना। अब यार हम देख रहे हैं, 2nd वाले ने बोला था डर जाना, वो बड़े आदमी हैं, ये बोल रहा है कॉन्फिडेंट रहना, हीरो को सामने डरोगे तो अब डायरेक्टर तक हम पहुँचे ही नहीं हैं। अब फाइनली डायरेक्टर तक पहुँचे, उसने रिहर्सल, रोलिंग, कैमरा पता चला हमारे पीछे से है, हम सिर्फ सजेशन में हैं, उनका चेहरा है, हम डर के बोले या कि हम कॉन्फिडेंट होकर बोले, उससे लेना देना ही नहीं है। अभी बदला है, अभी जो यंग जनरेशन के मेकर्स आए हैं ना, जो नए लोग आए हैं सिनेमा में, वो एक लाइन वाले एक्टर को भी तवज्जो देते हैं, एक लुक वाले को भी। इवन आप गैंग्स ऑफ वासेपुर देखें या कोई भी इस दौर का सिनेमा, तो आपको एक पासिंग वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है और याद रह जाता है, क्योंकि ये लोग अब उस पर भी ध्यान देते हैं। इनको पता है कि सिर्फ हीरो और हीरोइन के चेहरे पे ही मत लगो, ये भी इम्पोर्टेंट है, माहौल यही लोग बनाते हैं। तो अब बदला है, अब एक्टर को ज़्यादा थोड़ा रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलने लगा है। रिस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ काम, कि भाई आपको कोई डराएगा नहीं सेट पे कि जल्दी बोल पाओगे ना, एक बार में एक बोल पाओगे कि नहीं, तुम बताओ यार, जो बोल पाएगा वो भी डर जाएगी, तो ऐसे डांट रहे हैं, बोल पाओगे कि नहीं, मैं बोल पाऊंगा क्या। अभी बदला है, अभी ज़्यादा प्रोफेशनल लोग आ रहे हैं, ज़्यादा फिल्म स्कूल या सिनेमा की पढ़ाई किए हुए लोग आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है सीन। तो एक बार फिर याद दिलाइए कि मुंबई आप किस साल में पहुंचे थे? 2004, 16 अक्टूबर 2004 में पहुंचे, और फिर कितने साल आप इसी तरह ठीक ठाक कास्टिंग के अभाव में ज़िंदगी गुजारते रहे? काफ़ी सालों तक, 2004 से लेके अमूमन समझ लीजिए 2010-11 तक।
क्या करते रहे तब इतने? जो कुछ भी मिल जाता था। 6-7 साल। जैसे एक विज्ञापन किया था टाटा टी का, नमस्कार मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, वैसे नमस्कार मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। ये भी ऑडिशन दिया मैंने, तो मैंने बोल दिया नमस्कार मैं, आप एक नेता का रोल था कि आता है वोट मांगने की, नमस्ते मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, मैंने ऐसा कर दिया। कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला अरे नहीं नहीं नहीं, वोट मांगने आया है, आप तो छीन रहे हो। मैं बोला यही तो मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ, ये ऐसा नेता है बोल रहा है नमस्ते मैं आपका वोट मांगने आया हूँ, नहीं दोगे तो छीन भी लूँगा। तो उसने बोला ठीक है, आप एक दूसरा टेक में ऐसे ही बोलिए नमस्कार मैं आपका वोट मांगने आया हूँ। मैं बोला ठीक है, बोल देता हूँ एक टेक में। मैं बोला लेकिन वो वाला टेक आप दिखाना डायरेक्टर को। उसने दिखाया, आर बल्कि थे उसके हेड। मेरी कास्टिंग हुई और अगले दिन 3-4 दिन बाद शूटिंग में आर बल्कि मिले, और मिलते पहली चीज़ बोले पंकज जो तुमने वो किया था ना वोट मांग, वो करना। अब उस एडी की बात मैं सुनता तो शायद वो उसके अकॉर्डिंग वो सही नहीं था, और मेरी कास्टिंग ही उस चीज़ से हुई क्योंकि यार ये कुछ अलग किया है। खैर तो काफ़ी सालों तक मैं एड्स करता था, टीवी सीरियल कर लिए कुछ एपिसोड के लिए, 20-25 एपिसोड। कॉर्पोरेट फिल्में बनती हैं जो कहीं दिखती नहीं हैं बाज़ार में, वो कर लेता था। नाटक भी किया बीच में। घर चलाने के लिए पत्नी एक स्कूल में पढ़ाती थी गोरेगांव में, तो चल रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। हम कहीं ना कहीं से अपना जीविका उपार्जन कर पा रहे थे। 2010-11 के बाद, खासकर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद, लोगों को शायद मेरी क्षमता की पहचान हुई। उस पर अभी आएंगे। जब आप स्कूल आए थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हालांकि अपने साथ आप वो तो लेके एनर्जी तो लेके आए ही थे, और साथ में वो सब जो एक एक्टर के लिए, और फिर आप कुछ नाटक करके भी आए होंगे क्योंकि उसके बिना आपको 10 नाटक वहाँ मैं बहुत नाटक करके आया था, 15-20। लेकिन ये भी तो देखिए कि आखिरकार आप आए तो थे एक छोटे से, मतलब जहाँ से आपकी ओरिजिन है वो इथॉस या वो संस्कार, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की दुनिया में कोई टकराहट नहीं हुई कि वहाँ जैसा कि मुझे याद आता है कि कौन, रघुवीर यादव या किसने कहा कि लड़कियों के साथ घुलने मिलने का उनको मतलब देख के अजीब लगता था, वो इतनी लिबर्टी कैसे ज़िंदगी में हासिल कर सकती हैं। हाँ, ये था। तो ये जो पूरा माहौल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का है, जहाँ आप 3 साल तक काफ़ी ऐश के साथ नाटक करना सीखते हैं, तो वो क्या अनुभव था? मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। मैं बिल्कुल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं बहुत हद तक एडजस्ट नहीं हो पाया। मेरी समस्या क्या थी कि मैं बहुत अपने बैच में सबसे ज़्यादा काम करके आया हुआ था, बड़ा इम्पल्सिव एक्टर था, थ्योरी नहीं पढ़ा था, क्राफ्ट हमें पता नहीं था कि भाई एक्टिंग के इतने सारे थ्योरीज़ हैं, एक्टिंग को इतनी किताबें हैं, मुझे नहीं मालूम था, हम प्रैक्टिकल करके आए थे। तो वो थोड़ी टकराहट हुई कि यार ये एक्टिंग में पढ़ाई होता है क्या, एक्टिंग भी पढ़ना पड़ता है। हम तो पढ़ाई से भागे थे, तभी तो नाटक करते थे कि इसमें इसलिए मज़ा आता था कि इसमें पढ़ना कम है, सिर्फ लाइनें याद कर लेनी है, वो भी याद करने के लिए 30 दिन का रिहर्सल होता है, तो रिहर्सल में याद हो ही जाती हैं लाइनें। तो प्लस वो खुलापन, वैसा माहौल हमने भी नहीं देखा था कि आपको एक्ट्रेस के साथ इतने फ्री हैं, वो आज तक हम नहीं हैं। इवन ड्रामा स्कूल की ट्रेनिंग हो, अभी भी मुझे किसी थोड़ा इंटीमेट सीन करना हो किसी को एक्ट्रेस के साथ, तो मुझे बहुत झिझक होती है, मुझे बहुत प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, और मैं बार बार ये इंटेंशन होता है कि यार उसको कहीं से परेशानी ना हो, वो अनईजी ना हो। अभी स्वरा भास्कर के साथ एक फिल्म कर रहे थे हम, और थोड़ा इंटीमेट सा पोर्शन था, तो स्वरा के लिए भी झिझक था कि इनको कैसे मैं समझाऊँ, क्या बोलूँ। अब मेरे लिए भी था कि यार इससे मैं एक बार पहले बात कर लूँ। फिर फाइनली हमने एक रात पहले बात किया उस सीन पे खुल के कि यार देखो तुम बुरा मत मानना। उसने भी बोला आप फील फ्री, आप ये मत समझना कि कहाँ टच हो जाएगा कैसे हो जाएगा, आप जस्ट डू इट। तो वो किया हमने, वो सीन की रिक्वायरमेंट थी। तो वो एक जो गंवई माहौल से आते हैं या बड़े स्मॉल टाउन से आते हैं, और ख़ासकर नॉर्थ इंडिया, यूपी बिहार, जहाँ स्त्री पुरुष थोड़ा थोड़ा अभी है, छुपाव दुराव है, हम खुले नहीं हैं, उतने सहज नहीं हैं हम, तो हमारे लिए कठिनाई होती है। नवाजुद्दीन को कठिनाई होती है, नवाज भाई को, अभी वो हुमा के साथ सीन करने में हम थे वहाँ, कि पता नहीं हमसे रोमांस नहीं, असहज हो जाते हैं उस एरिया में आते। तो वो ड्रामा स्कूल में भी वो थी मेरे साथ चुनौती, वो क्या इतना खुलापन, इतनी सहजता, ऐसे कैसे। स्पेशलाइज आपने किस में किया था फिर? एक्टिंग में। एक्टिंग में ही किया था। और
तब जो लोग आपको पढ़ाया करते थे स्कूल में, उनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई मेमोरेबल मोमेंट या कोई ऐसी चीज़ आप याद करें हमारे लिए, जिसने अब जबकि आप पहचाने जाने लगे, तो वहाँ पर सीखा हुआ कोई ऐसा काम, कोई ऐसी बात जो अभी एक इंस्पिरेशन की तरह रहती है? बहुत बहुत, एक नहीं कई सारी हैं। इसीलिए मैं बोला कि अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मुझे वहाँ पढ़ाई में और थोड़ा गंभीरता से करना चाहिए था, वो थ्योरी की क्लासेस भी। अब ये रियलाइज़ हुआ क्योंकि अभी लगते हैं यार कि वो तो अद्भुत बातें अनुराधा कपूर, उनका एक क्लास होता है विंडो इमेज, जो मैं अभी खिड़की की कहानी बताई कि मैं अपनी खिड़की से नदी को देखा करता था, सूखी नदी को, कि पानी कब आए। ये क्लास होता था हमारा ऐसा वहाँ पे। उस वक्त नहीं समझा, अब समझ रहा हूँ मैं। प्रसन्ना अद्भुत टीचर है। प्रसन्ना जो एक्टिंग बता के हमें जाते थे, उस वक्त जो बताए थे, अब मैं कभी कभी सीन में इम्प्लीमेंट करता हूँ या अनजाने में हो जाता है, क्योंकि गुरुओं की सुनी हुई बातें या प्रैक्टिस किया हुआ चीज़ आप जान के इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में, हमारे बिहेवियर में आ जाती है। तो करने के बाद रियलाइज़ होता कि अच्छा यार, ये तो मैं ऐसा किया जैसे प्रसन्ना के क्लास की तरह, वो जो बोलते थे वही चीज़ तो हुआ है इसमें। तो अब लगता है, मतलब अब प्रसन्ना सर की, बंसी कौल की, सारे टीचर, M.K. रैना, अनामिका हक सर, अंकुर जी, बज्जू भाई। अभी मैं बज्जू भाई के साथ एक अंग्रेज़ी फिल्म कर रहा था, रामगोपाल बजाज डायरेक्टर थे हमारे, वही उन्होंने सेलेक्ट किया था। एक सीन कर रहे थे हम मंडावा, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पास राजस्थान में। इंटेंस सीन था मेरा उनका, बड़ी अच्छी फिल्म है वो। ऑटो से हम लोग अहमदाबाद से पाकिस्तान बॉर्डर तक जाते हैं, 2 लोग, और एक सीन में मैं उनको अपनी पास्ट की कहानी नरेट कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। ऑटो ड्राइवर सलीम, वो सीन हुआ और सीन कट होने के बाद बज्जू भाई मुझे गले लगा लिए और मेरा हाथ चूमे और बोले कि पंकज, आज ना मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने तुझे पढ़ाया है, मैंने तुझे सिलेक्ट किया है ड्रामा स्कूल में। और सर, शायद जीवन में मुझे फिल्म फेयर मिले, नेशनल अवार्ड मिले, ना मिले, उससे कोई मेरा ये नहीं है, मेरा मुँह नहीं है, लेकिन उस गुरु ने जिसने आपको पढ़ाया और वो ऐसे पकड़ के बोल रहा है ना, मुझे लगा मेरा सारा सम्मान वो मंडावा के उस सुनसान सड़क पे उस दोपहर में मिल गया जब बज्जू भाई ने ऐसे बोला। हाँ पंकज जी, ऐसे तो और भी मोमेंट ज़िंदगी में आते हैं जो आपको बहुत भावुक कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसमें ख़ुद आपके अपने प्रयासों का कोई बहुत रोल नहीं होता और सिर्फ इसमें गुरुओं का कोई गुरु मंत्र है। ये आपके अपने उद्यम और लगातार एक कोशिश का नतीजा होता है कि जब वो एक रिज़ल्ट सामने बिल्कुल आता है। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बातों से। ये बड़ा निरंतर प्रक्रिया है, एक दिन की बात नहीं है, ना एक क्लास की बात है, बहुत निरंतर प्रक्रिया है। और वो ऑफ कोर्स मेरा भी योगदान है, बट अच्छा लगता है कि जो गुरु जिसने आपको सिखाया या जो आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब मैराथन दौड़ते हैं आप, भले जीते ना हारे, दौड़े मैराथन, तो भी लगता है कि यार वो गुरु बोले कि तू अच्छा दौड़ा, तूने अच्छा किया, तो लगता है हाँ, वो एक क्षण है, वो हमारे लिए है, हमारी यादों में रहेगा, ताउम्र रहेगा कि वो एक मोमेंट था जो हमने जिया उनके साथ। आप देखेंगे कि जब आप दिल्ली से मुंबई के लिए आए, उससे पहले भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि आपको ड्रामा की बेसिकली ट्रेनिंग देता है और आपसे उम्मीद करता है कि आप ड्रामा के उत्थान में कुछ काम करेंगे, लेकिन उससे पहले भी लंबा इतिहास है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में ख़ास तौर पर और आम तौर पर पूरे हिंदुस्तान में नाटक के ज़रिए रोटी कमा पाना एक बहुत टेढ़ी खीर है। इसलिए इससे पहले, आपसे पहले भी बहुत सारे लोग मुंबई आते रहे। जी जी, पलायन हुआ। और जब आप खुद आए तो क्या ख्वाब लेकर आए थे कि क्या क्या हो जाएगा, और जाहिर है कि वो वैसा नहीं हुआ। बेसिक कुछ नहीं था। पहले लड़ाई थी कि यार कि हम थोड़े दिन टिक जाए मुंबई में, समहाउ कुछ भी करके सरवाइव कर लें कुछ दिन, फिर देखेंगे क्या होगा। वो एक बिहारियों में एक जज्बा होता है, बड़े बड़े स्ट्रगल की क्षमता होती है, क्योंकि हमें स्ट्रगल नहीं लगता है। हमारे जिस राज्य से मैं आता हूँ, बिहार से, कि वहाँ उस वक्त, अब तो बहुत बदली है चीज़ें, उस वक्त तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं था।
तो बिजली में हमने मेरा बचपन पूरा 10वीं क्लास तक अंधेरे में गुजरा है और मुझे अफसोस नहीं है उसका, ना ही मुझे सहानुभूति चाहिए। हमें ज़रूरत ही नहीं थी बिजली की। हमने फ्रिज का खाना मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम तो फ्रेश बनाए खाए सो गए। मुझे बल्ब और ट्यूबलाइट की ज़रूरत ही नहीं थी गांव में। तो खैर हम यही लेके आए थे कि मुंबई जाएंगे, सर्वाइव कर लें थोड़े दिन, पहले जीना ज़रूरी है, उसके बाद आर्ट आपका आता है। तो पहले सर्वाइवल ज़रूरी है, कुछ करके समहाउ टिक जाएं 2-3 साल, फिर शायद किसी को लगेगा कि मेरे में प्रतिभा है या मेरे प्रतिभा को कोई पहचाने का एक मौका मिलेगा। अगर ढंग का मौका मिल गया तो मैं शायद कुछ बेहतर कर सकता हूँ। जब आप पटना आए थे तो आप तो डॉक्टर बनने के लिए भेजे गए थे, वो आप बने नहीं। तो इस सब चीज़ों को लेकर भी तो परिवार से एक ख़ास तरह का रेजिस्टेंस, एक प्रतिरोध देखने की नौबत आई होगी। हाँ, नहीं, मेरे बाबूजी क्या है ना, किसान हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जब पूछे थे, मैं ड्रामा स्कूल जा रहा था, ये थिएटर करना शुरू किया, कि तुम अपनी रोज़ी रोटी चला लोगे ना, तुम्हारा हो जाएगा। मैं बोला हाँ हो जाएगा। मैं उनको बताया ड्रामा स्कूल करने के बाद मैं कहीं भी टीचर बन सकता हूँ, केंद्रीय विद्यालय में या किसी विश्वविद्यालय में ड्रामा पढ़ा सकता हूँ। तो ठीक है, वहाँ तो ये सरकारी नौकरी लग गई, बहुत है। तो बोले तो रोज़ी रोटी चल जाएगी तुम्हारी तो जाओ करो। तो उनकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा नहीं थी। और अमूमन मैं भी NSD जाने के बाद कभी मैंने पैसे गांव से मांगे नहीं। कुछ करके इधर उधर नाटक नुक्कड़ कुछ करके अपना बेसिक खर्चा निकाल लेता था। मैं होटल में नौकरी नहीं, वो तो NSD के पहले करता था। मैं कुक भी हूँ बहुत अच्छा, एक होटल में शेफ़ की नौकरी करता था मौर्या पटना में। तो ये जो होटल मैनेजमेंट वाली बात आपने बताई, वो ठीक से ज़रा ब्यौरेवार बताइए कि मतलब, क्योंकि एक नेता एक तरफ तो मतलब नेताजी के लिए भीड़ जुटा रहे हैं, मंच पर से नाटक कर रहे हैं, हाँ। गए थे डॉक्टर बनने, लेकिन होटल में खाना बनाने लगे। कितना कुछ है ना, अद्भुत है ये जीवन, पता नहीं क्या क्या करवाए। मेरे चाचा ने मतलब वो हुआ कि तुम तो कुछ कर नहीं रहे हो, मेडिकल में 2 बार में तुम्हारा हुआ नहीं, एक निकला FCI का भर दो। मैं भर दिया, उसका एक छोटा सा रिटन टेस्ट हुआ, पास हो गया। तो 12,000 रुपये या तो हुआ कि इसमें किचन की ट्रेनिंग करो। और तब भारत के बाहरी मुल्कों में इंडियन कुक के बड़े डिमांड थे, यूरोप में, इवन जापान में बहुत पैसे मिलते हैं इंडियन कुक को। तो बोले ट्रेनिंग कर लो, यहाँ सीख के और चले जाना तुम UK, लंदन में जाके इंडियन कुक बन जाना। तो मैं भी चेक कर लिया। वो ट्रेनिंग ख़त्म 2 साल करने के बाद मैं को मौर्या पटना के एक बड़े होटल में मेरी नौकरी लग गई। तो वहाँ मैं प्याज और आलू छीला 10 दिन बैठ के 30-30 किलो। शुरुआत में ही होता है ट्रेनिंग के साथ, अप्रेंटिस में आ गया, आलू प्याज छिलो। तो ये सब आलू प्याज अंडा छिलते छिलते फिर धीरे धीरे उन लोगों ने देखा लड़का भाग नहीं रहा है। पहले ट्राई करते हैं कि प्याज पे भाग गया तो भाग गया, मैं टिका रह गया। मैं 35 किलो प्याज 4 दिन 6 दिन छिलता रहा, आंसू आए तो आए। फिर आलू छिलवाए, टिका रहा, फिर अंडे छिलवाए। तो उनको लगा यार टिकेगा, ये ट्रेनिंग होती है होटल लाइन में। फिर मैं 2 साल नौकरी किया और बेसिक इंडियन, चाइनीज़, पेंट्री, मुगलाई, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, इवन सबका बेसिक जानता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। सब में 3-3 महीने काम किए थे। उसको भी मुझे बड़ा रिलेट अब करता हूँ मैं एक्टिंग से। मेरे साथ क्या होता है ना कि अगर कोई कोई सब्जी बनानी है, दाल बनानी है, तो उसका मैं ना एंड प्रोडक्ट पहले देखता हूँ अपनी इमेजिनेशन में कि ये इसका टेक्सचर ऐसा होगा, कलर ऐसा होगा, थिकनेस ये रहेगा। और फिर मैं प्रिपरेशन चालू करता हूँ, मेरा एंड प्रोडक्ट नियर अबाउट वैसा ही होता है जैसा मैंने सोचा था, उसी के आसपास का। एक्टिंग में भी हम कोई रोल करने जाते हैं तो हम जो प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हम एंड प्रोडक्ट सोचते हैं कि शायद ऐसे चलेगा वो आदमी, ऐसे दिखेगा, ऐसा बॉडी लैंग्वेज बना सकते हैं। आज ही दिन में आते हुए मैं एक रोल के बारे में सोच रहा था। मैं सोचा यार कि उसको हमेशा अगर आईब्रो ऊंचा रखे तो कैसा रहेगा, ऐसे ही थ्रू आउट फिल्म में। तो वो चलते रहती है प्रक्रिया हमेशा। तो अब रिलेट करता हूँ कुकिंग का ना, कि कुकिंग में प्रिसाइज बहुत ज़रूरी है कि आप हल्दी कितना डालोगे, नमक का अमाउंट कितना होना चाहिए। नमक ज़्यादा हो गया तो भी गड़बड़ है, कम हो गया तो भी गड़बड़ है। मैं एक्टिंग को वैसे ही रिलेट करता हूँ कि मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए एक्टर को, कि इस जेस्चर की भी मात्रा क्या होगी। मैं वो उंगली उठानी है तो मैं इतना उठाऊँ या इतना उठाऊँ, या बैठे बैठे हल्का कर लूँ। इमोशन का मात्रा क्या होना चाहिए। तो मेरे लिए अब कुकिंग भी वो भी एक किस्म की एक्टिंग ट्रेनिंग है मेरे लिए। हालांकि चलिए कि इंसान को जिस चीज़ में भी डाल दिया जाता है वहाँ से ही वो कुछ ना कुछ सीखने के मौके ढूंढ लेता है।
ये तो एक अलग अलग पर्सनालिटी मेक की बात होती है। खुद एक व्यक्तित्व के रूप में आपको नहीं लगता कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट में न डालकर किसी और काम में डाल दिया जाता, मिसाल के तौर पर आपको मछली पालने के लिए कह दिया जाता या बैंक में कोई छोटा मोटा क्लरिकल जॉब के लिए तो भी आप उसको उसी सबमिसिवनेस के साथ, हाँ, यानी कि बिना कुछ ना नुकुर किए चूंचा पड़ किए। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। पता नहीं आप ज्योतिष हैं क्या? मैं ऐसा ही हूँ। मुझे बैंक क्लर्क बना दो, उसमें भी मैं मज़े ले लूँगा। मैं अपने लिए उसमें रस निकाल ले लूँगा, कहाँ रस है, और बहुत ईमानदारी से और मज़े के साथ में, कंप्लेन नहीं होगा। तो ठीक है, आपकी तरफ से जो ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला वो मुझे मौका दे रहा है कि मैं भी एक ब्रेक लूँगा। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं बेहद अनोखे अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ। आप एक्टर को बांधो मत, हो सकता है आप उसको छूट देंगे, आप करो अपने हिसाब से। तो आपकी जो स्क्रिप्ट है, लेखनी है ना, एक किस्म से एक्टर भी को ऑथर होता है। जब तक वो लाइनें हमारे ज़बान पे नहीं आती हैं, हम उसमें अपना इमोशन, अपना रूह नहीं भरते हैं, तब तक वो निर्जीव पेपर पे लिखी हुई लाइनें होती हैं। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। दो तरह के हीरो होते हैं, हम पर्दे पे नहीं आने वाले हीरो थे उस टाइम। बड़ी खतरनाक मतलब मार डालती है। हम कई बार उन सारे लोगों को भूल जाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़े हिस्सेदार होते हैं। मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है। उस बड़ी गाड़ी उतनी ही देर में यहाँ से अंधेरी जाएगी जितनी देर में मेरी छोटी गाड़ी चलती है। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये सुलझे। देखिए गुफ्तगू सीजन 5 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। स्वागत है एक बार फिर से। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ आपके पसंदीदा एक्टर पंकज त्रिपाठी। पंकज जी, ब्रेक से पहले हुई बातचीत में हम यहाँ तक तो पहुँच ही चुके थे कि मुंबई आने के बाद और थोड़े धक्के खाने के बाद गैंग्स ऑफ वासेपुर तक की बात हम लोग कर चुके थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर आने से ठीक पहले वो कौन से ऐसे हारने के मौके हैं कि मन हारने लगा कि बहुत हुआ और बहुत धक्के खा लिए और अब यहाँ अब सर्वाइव नहीं किया जा सकता? नहीं, सच ऐसे हारने वाले मौके नहीं आए थे, बट हाँ, मैं उन दिनों एक डेली सोप मिल गया था मुझे, स्टार प्लस का गुलाल, तो वो कर रहा था और ठीक था। अब क्या कितने दिन इंतज़ार करेंगे यार सिनेमा के लिए? अब जो सामने से, तब तक ये टेंडेंसी बन गई थी कि क्यों इंतज़ार करना, जो भी चल के आ रहा है सामने से उसको अपना लो, उसमें साथ समय के साथ बहो। तो एक टीवी शो मिला मुझे गुलाल, वो करने लगा था। उसी दरमियान गैंग्स ऑफ वासेपुर के लिए ऑडिशन का कॉल आया। पहले मैंने अटेम्प्ट, मुझे पता चला अनुराग कश्यप बना रहे हैं, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया उनके असिस्टेंट को कि यार मैं इससे जुड़ना चाहता हूँ। बोले कोई रोल बचे नहीं है, कास्टिंग हो चुकी है। फिर थोड़े दिन बाद मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर जो थे, उसका कॉल आया कि भाई एक रोल है, तुम आओ ऑडिशन देने। तो मैं गया कि ठीक है आता हूँ। मैं कलकत्ते में था उन दिनों, दशहरे की बात है, दुर्गा पूजा में घूम रहा था। तो मैं वहाँ से मुझे उदयपुर जाना था दूसरी शूटिंग के लिए, वही सीरियल के लिए। मैं मुंबई आया एक दिन के लिए, दिन भर ऑडिशन किया और फिर रात को मैं चला गया जोधपुर। अनुराग को पसंद नहीं आया था मेरा ऑडिशन गैंग्स ऑफ वासेपुर में, तो लेकिन मुकेश छाबड़ा आड़ा हुआ था। तो अनुराग बड़े इस मामले में वो हैं, बड़ा ऑर्गेनिक किस्म के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने सारे असिस्टेंट जो भी थे, नीरज भी थे उसमें, मसान के डायरेक्टर, बोला सब आओ बैठो ऑडिशन देखो तुम लोग और तुम लोग बताओ कैसा है। तो बाकी लोगों ने, मुकेश छाबड़ा और 5-6 असिस्टेंट को बिठा के देखा गया ऑडिशन। सब ने बोला नहीं सर अच्छा, हमें तो अच्छा लग रहा है। तो बोले मैं जनमत के साथ जाऊंगा, तुम लोगों को अच्छा लग रहा है, करो इसको सुल्तान। और तब सुल्तान का रोल इतना इम्पोर्टेंट था नहीं जितना फिल्म में है, स्क्रिप्ट के लेवल पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। बड़ी सारी चीज़ें उसमें ड्यूरिंग द शूटिंग ऐड हुई हैं, वो बहन के शादी वाला एंगल या फिर बहुत सारी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ हुई हैं। ये अनुराग कश्यप की एक बड़ा खासियत है
ऑर्गेनिक इंसान और ऑर्गेनिक डायरेक्टर भी हैं। वो ना एक्टर को सीन ख़त्म होने के बाद कट नहीं बोलते हैं कि इसके बाद क्या करेगा ये। इसको पता है कि 5 लाइनें बोलनी थी, हमने 5 लाइनें अपने को कैरेक्टर से बात कर ली। अब डायरेक्टर आपका कट बोल नहीं रहा है, हमारे पास वो अधिकार है नहीं कि हम बोलें हो गया अब तो अब वो देखता है कि इस समय क्या इम्प्रोवाइज़ करेगा, कैसे मैनेज करेंगे दोनों एक्टर या चारों एक्टर, जितने लोग हैं सीन में। और इसीलिए वो थिएटर के एक्टरों पे भरोसा बहुत करते हैं ना, कि थिएटर के एक्टर ब्लैंक नहीं होते हैं। उनको टेक्स्ट पता है कि ये कंटेंट था, उसी कंटेंट के सिनारियो में वो कुछ इम्प्रोवाइज़ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और उसमें कई बार बड़ी खूबसूरत चीज़ निकल के आ जाती है, जो पूरा सीन छोड़ के और वहीं अनुराग कश्यप रख लेते हैं जो सीन के बाद हुआ था। तो सुल्तान ड्यूरिंग द शूटिंग बना, बहुत मज़ा आया। कभी मुझे वो अनुराग ने नहीं बोला क्या करना है, कैसे करना है, पढ़ लिए सीन, हाँ आ जाओ इस कमरे में करेंगे, तो कैसे कहाँ बैठोगे, जो हाँ देख लो, जहाँ बैठना हो, जहाँ उठना हो बैठ जाना। तो हम लोग ऐसे एक बेसिक रिहर्सल करते थे और राजीव रवि अपने DOP देख लिए, बोले हाँ हाँ ठीक है चलो। तो पता ही नहीं चला कि हम वहाँ कुछ सीन कर रहे हैं या इतना कुछ आर्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। ये उनकी खासियत है, सेट का माहौल बड़ा सहज करके रखते हैं कि आप एक्टर के ऊपर लोड ना आए किसी प्रकार का। फिर वो फिल्म में करते हुए मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, या इस फिल्म को लोग कैसे लेंगे। फिल्म शूट हुई, 1.5 साल बीत गए, एडिटिंग हुआ, कान से आई, तब तक कोई चर्चा नहीं था। फिल्म रिलीज़ हुई जिस दिन 22 जून को, और रात को अचानक मुझे मैसेज आने लगे। श्रीधर राघवन एक राइटर हैं बहुत बढ़िया, बदलापुर, उन्होंने बोला कि यार मतलब सब अच्छे परफॉर्मेंस है बहुत सारे वासेपुर में, लेकिन तुम कुछ मुझे अलग अट्रैक्ट कर रहा है सुल्तान। फिर अनुराग ने कॉल किया उस रात में कि यार आप बहुत, आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि ये एक्टर है कौन। मुझे शूटिंग के दरमियान बिल्कुल पता नहीं था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मुझे जो कंटेंट मिलता था वो कर देता था, कट नहीं हुआ तो कुछ इम्प्रोवाइज़ हो गई तो इम्प्रोवाइज़ भी कर दिया। अनुराग की तरफ देखें तो कुछ नहीं, मुस्कुराते थे, ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है। तो वो उनका ठीक है हाँ हाँ करना भी उतना एक्साइटेड वाला भी नहीं था। समझ नहीं आता था कि यार इनको बहुत पसंद आया या मैंने बहुत अच्छा किया या क्या हुआ। लेकिन आफ्टर फिल्म आने के बाद जो लोग मिले, जो सुधीर मिश्रा ने बोला, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डायरेक्टर, तो मुझे लगा यार ये पारखी लोग हैं, गुणी लोग हैं, अगर इनको पसंद आ रहा है तो कुछ अच्छा हुआ होगा। तो वासेपुर में आप देखेंगे कि अनुराग, और सबको अनुराग जैसे डायरेक्टर मिलते नहीं हैं, और आपको भी अनुराग से पहले बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स मिले होंगे जिनके साथ काम करते हुए खुद उनकी सीमाओं का, उनकी लिमिटेशंस का आपको पता लगा होगा। क्योंकि सिर्फ डायरेक्टर को एक्टर की सीमाओं का पता नहीं होता, बल्कि एक्टर को भी डायरेक्टर की सीमाओं का पता चलता है। एक छोटे से शहर से आने के बाद और बम्बई जैसी जगह पर अपने लिए जगह बनाने की कोशिश में, वो कौन से ऐसे मौके हैं जब आपको लगा कि मेरी क्षमताओं को ये जो सीमाबद्ध डायरेक्टर्स हैं इनके बस का नहीं है समझ पाना? बहुत दफ़े लगा। हम काम करने जाते हैं जिस किस्म से जो इसके प्रीवियस डायरेक्टर आते थे, समझाते थे क्या करना है, कैसे करना है, तो उनके बताने से, समझाने के तरीके से, या वो फिक्स कर रहे हैं कि यही करना है, कि तुम आओगे और गुस्से में इसको देखोगे, और आपने जो भी, मुझे लगता है कि जो भी आप लिखे हो वो कोई अल्टीमेट ट्रूथ, अल्टीमेट सत्य नहीं है। आप एक्टर को बांधो मत, हो सकता है आप उसको छूट दोगे, आप करो अपने हिसाब से। तो वो आपकी जो स्क्रिप्ट है, लेखनी है ना, एक किस्म से एक्टर भी को ऑथर होता है। जब तक वो लाइनें हमारे ज़बान पे नहीं आती हैं, हम उसमें अपना इमोशन, अपना रूह नहीं भरते हैं, तब तक वो निर्जीव पेपर पे लिखी हुई लाइनें होती हैं। को ऑथर हैं हम, कि जो राइटर कहना चाहता है वो हम अपनी इमोशन, अपनी भावनाओं, अपनी ज़बान के थ्रू हम दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो हम भी को ऑथर हुए। तुम्हारी लाइनें निर्जीव थी, सुखी थी, इसमें सांसें हमने भरी हैं, तो हमें थोड़ी छूट दो, हो सकता है हम उन और बेहतर खुशबू ला दें उस सीन में। हमारे पिताजी कहते हैं
जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। आप अकेले रहते हैं? नहीं, पिताजी के साथ रहते हैं। पिताजी अकेले रहते हैं, मतलब दिन में अकेले रहते हैं। अच्छा। तो पता चल जाता है कई डायरेक्टर की, यार हाँ ये नहीं छूट देंगे, ये क्या चाहते हैं, ये बड़ा, मैं 16 आना कर सकता हूँ लेकिन ये मुझसे 4 ही आना चाहते हैं। तो एंड ऑफ द डे कैप्टन वही है, उन्हीं का मीडियम है, तो बात मानो, 4 आना चाहिए, 4 आना करके जाओ यहाँ से। आपको हायर किया गया है, पैसे पे कर रहे हैं, तो और इनको 4 ही आना चाहिए। आप कैपेबल हैं, आप 16 आना दे सकते हैं, बट शायद इनको चाहिए नहीं, या ये तैयार नहीं है उसके लिए। या कई बार लगता है कि डायरेक्टर जो है कैप्टन है शिप का, मैं सिर्फ अपना रोल देख रहा हूँ, ये पूरी फिल्म देख रहे हैं। तो हो सकता है सही हो जो ये कह रहे हैं। तो मज़ा तभी आता है जब डायरेक्टर आपको छोड़ दे, बोले कि करो, और पहले टेक के बाद वो बताए कि ये 3 चीज़ें मत करना, बाकी जो कर रहे हो करो। तो पंकज जी, अगर देखें कि उन दिनों जब के अभी गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं आई थी और छोटे छोटे रोल्स करके एक तरह से सर्वाइवल की लड़ाई चल रही थी, कौन से और साथी थे जो आपके साथी NSD के दिनों के साथी हो सकते हैं, या मुंबई में आकर नए दोस्त बने? वो कौन से दोस्त थे जिनके बीच दिन भर की जो तनाव भरी मनस्थिति थी उसको शेयर कर लिया जाता था? एक तो बड़ी साथी मेरी पत्नी थी, तो उनसे दिन भर का मनस्थिति तनाव शेयर हो ना हो, झगड़े भी हो जाते थे, तो उसमें भी डाइवर्ट हो जाता था। झगड़े भी कई बार आपको एक मूड से दूसरे जोन में ले जाते हैं। खैर नहीं, वो हमारी शेयरिंग पार्टनर थी, सब थी। एटलीस्ट इतना होता था कि चलो घर के बेसिक खर्चे की लड़ाई नहीं है, वो नौकरी कर रही हैं तो उतने इंतज़ामात हो जाएंगे कि हम जी सकते हैं ठीक से। बाकी कुछ मित्र थे, भानु है एक मेरा बैचमेट था, भानु, उदय, इश्तियाक, बहुत सारे सीनियर थे, आसपास के लोग थे, तो उनसे बस बातें हो जाती थी और हम कर लेते थे। तो खैर, तो यही है फ़िलहाल। बहुत सारे मित्र थे, इंटरनल स्ट्रेंथ भी था कि करना तो है, रहना तो है, तो भी अपना मित्र था। ये जो इंटरनल स्ट्रेंथ होती है कुछ तो खुद आपके अपने लालन पालन की क्रम में पैदा होती है, और कुछ आपको जन्मना मिल जाती है। मिसाल के तौर पर ब्राह्मण होना आपको जन्म से मिल गया। क्या ब्राह्मण होने से भी आपका संघर्ष कुछ थोड़ा सरल हो जाता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। हम तो सर क्या है ना, जब से रंगमंच में नाटक वाटक करने आए, पहले मैं ब्राह्मण था, रंगमंच नाटक में आया ना तो मैं ब्राह्मण नहीं रहा, मैं सिर्फ मानव हो गया, ह्यूमन। मैं जाति, धर्म, संप्रदाय इन सब से उठ चुका हूँ। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन काम है ये, बड़े अंतस तक हमारे रहता है। इसको निकालना, इससे थोड़ा सा विरक्त होना या थोड़ा तटस्थ होना बड़ा मुश्किल काम है। मुझे हमेशा लगता है ना सर कि ये जो दुनिया है, पृथ्वी है ना, ये हम क्षणिक स्टे के लिए आए हैं। हम कोई भी इसको बेहतर बना दें और थोड़ा अच्छा बेहतर बना के जाए ना, कि आने वाली पीढ़ी जो अगली जनरेशन है या अगली के बाद वाली पीढ़ियां हैं ना, जो आए तो उनको लगे कि हमारे पूर्वज जो भी थे इस धरती को सुंदर छोड़ के गए हैं, हमारे जीने लायक। तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसको और बेहतर करके जाएं अगली पीढ़ी के लिए। ये पड़ाव है, एक स्टेशन पे खड़े हैं हम लोग, चाहे ब्राह्मण हो कुछ हो। तो मुझे लगता है मेरा ब्राह्मण होना, रंगमंच में आने के बाद तो मैं कुछ नहीं रहा, मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ। और प्रयास है कि बस क्या दुनिया में क्या कर सकता हूँ इस पृथ्वी के लिए थोड़ा भी बेहतर, अगर मेरे से हो जाए, मेरा कुछ भी योगदान सहयोग हो, दुनिया और बेहतर हो जाए, प्यार रहे। मुझे तो आज ही दिन में ख्याल चल रहा था कि यार ये हथियार किसने बनाए होंगे। मैं अचानक मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बातों मेरा है, मैं भटक जाता हूँ जी, कि इसकी क्या उपयोगिता है, हथियार की क्या उपयोगिता है, क्यों बने होंगे हथियार। ये ऐसे ही मतलब मुझे आते रहता है ऐसा। हाँ, नहीं, जो ये आता रहता है ये तो अच्छा ही है, ये तो जीवित होने का प्रमाण है कि इंसान के दिल में ऐसे सवाल आते रहे हैं। और ये जो फ्रेज़ है, मुझे लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, तो क्या आपको कभी ऐसा भी लगता है कि ये कला ही क्यों है
जिस कला के क्षेत्र में, और वो भी अभिनय, क्योंकि एक्टर के रूप में अगर आप देखिए तो एक्टर निर्देशक के हाथों चलाया जाने वाला आदमी है। हर बार, हर रोज़, हर महीने, हर थोड़े थोड़े दिनों बाद एक चरित्र आपको जीना होता है और उससे निकलना होता है, फिर किसी नए चरित्र में घुसना होता है। और इस पूरी प्रक्रिया में खुद अपने चरित्र का क्या बनता है? क्या आप बार बार दूसरा बनते बनते कहीं अपना खोते चले जाते हैं? नहीं सर, मुझे लगता है ना कि वो एक रीइन्वेंट करना, एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों में जाना, हम दूसरा बनने में ना अपना खोते नहीं जाते हैं, हम अपना ग्रो करते जाते हैं, हम और समृद्ध होते जाते हैं। जब मैं कोई रोल करता हूँ ना तो मैं बड़ा ह्यूमन एंगल से देखता हूँ पहले उस किरदार को पढ़ते हुए ना, कि ये एक आदमी है, ये विलेन है, ये अच्छा है, बुरा है, ये ग्रे है, क्या है, छोड़ दो, ये एक आदमी है कि ऐसा काम करता है तो ऐसा क्यों करता है, या इसका इतिहास क्या होगा इस किरदार का। कि अगर हम फिल्म में भले यहाँ से दिखा रहे हैं कि ये सुल्तान कुरैशी या जो भी किरदार है कि या फिल्म में यहाँ से आ रहा है, बट यहाँ के पहले इसकी ज़िंदगी है, और मैं उस पर सोचता हूँ बैठ के, और मैं हमेशा ह्यूमन एंगल से देखता हूँ कि दुनिया, मुझे लगता है दुनिया का हर व्यक्ति एक मानव ही है, वो चाहे जितना बुरा काम करे। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ और बहुत सारी वजहें होती हैं जिसकी वजह से वो ऐसा बना या वो ऐसा काम कर रहा है। तो मैं हर किरदार को ना पहले ह्यूमन एंगल से देखता हूँ कि यार इस सुल्तान के रोल में बड़ा ब्रूटलिटी था कि 60 भैंसें काटता है। मुझे लगा ये तो स्क्रिप्ट बोल रही है, नरेशन में आ रहा है कि 60 भैंसें काटता है, दिख रहा हूँ चाकू लिए भैंसे के पास। तो मैं इसका ब्रूटलिटी नहीं, मैं इसका ह्यूमन साइड दिखाता हूँ कि ये कहाँ डरता होगा। जब रामाधीर सिंह के पास जाता हूँ तो मालिक प्रणाम करके नीचे बैठ जाता है, ऐसा लगता है बच्चा है, ये भैंसा गया तो कुछ नहीं काट पाएगा। तो मैं हर किरदार में, एक नावेद अंसारी करके एक पसंदीदा रोल है मेरा, पाउडर करके टीवी सीरीज़ है जो स्वराज ने बनाया था, तो ड्रग माफिया का रोल था। मैंने पूरी सीरीज़ में कहीं ड्रग माफिया का रोल प्ले नहीं किया। मैंने एक अच्छा हस्बैंड का, एक अच्छे भाई का, एक अच्छे पति का, एक अच्छे बाप का रोल प्ले किया था उसमें, कि एक अच्छा पति है, एक अच्छा बाप है, एक अच्छा भाई है, वो ड्रग्स बेचता है, उसका काम ड्रग्स बेचना है, लेकिन घर में वो बहुत, काफ़ी लोगों ने पसंद किया। हिंदुस्तान के बाहर उसके बड़े व्यूअर्स हैं पाउडर के, अभी भी कभी कभार मैसेज आते हैं। तो मुझे लगता है मैं दूसरे किरदार करने में हम अपने को खोते नहीं जाते हैं, हम और समृद्ध होते जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर उस किरदार का भी अनुभव आ जाता है। कोई किरदार करते हुए अगर खास कर फिजिकलिटी कि कोई अलग किस्म का फिजिकलिटी मैंने अडॉप्ट किया है, तो वो एक बड़ा एक्सटर्नल प्रोसेस है, आपको फिर किसी कैरेक्टर को फिजिकली अडॉप्ट करना। तो उसको कई बार रोल ख़त्म होने के बाद भी हम फिजिकली वैसे ही बिहेव करते हैं, हम, मेरा वॉक वैसे ही रहता है। तो पत्नी इंटरप्ट करती है, अरे तुम आप क्या घर में भी एक्टिंग कर रहे हो गया ना वो। मतलब क्यों? अच्छा वो मैं वैसे चल रहा था। रावण में एक, हालांकि फिल्म में कट गया, वो एक हिजड़े का किरदार किया था। तो मैं प्रैक्टिस करते करते मेरी बॉडी लैंग्वेज जैसे घर में भी ऐसे ही रहता था कि अरे सुनो ना, हाँ। तो उस तो हर किरदार में कुछ हम फिजिकली अडॉप्ट करते हैं ना, तो उसको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। उसीलिए मुझे लगता है, इसीलिए मैं यात्री हूँ, घूमना पसंद करता हूँ बहुत। और मेरा घूमने का प्रक्रिया है कि एक रोल ख़त्म हुआ, मैं चाहता हूँ उसके बाद मैं 7 दिन 8 दिन ना भारत के किसी सुदूर हिस्से में चला जाऊँ। नया कल्चर, नया खाना, नए लोग, नया पहनावा, नई हवाएं, नई वादियाँ। तो मुझे वो 7-8 दिन में ना जो अभी तक किरदार कर रहा था उसका कुछ हिस्सा इजीली मैं इरेज कर पाऊँगा, क्योंकि मैं एकदम कंप्लीट किसी और माहौल में आ गया हूँ, मूड ही बदल गया है। तो चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा वक्त मिले और इतने पैसे हों कि मैं एक रोल करने के बाद 10 दिन 15 दिन कहीं जाऊँ और उस रोल से मुक्त होकर फिर वापस आऊँ। और ग्रो करते हैं हम बतौर एक्टर, हम किरदारों को कर कर के, हनन कुछ नहीं होता है, क्षति कुछ नहीं होती है, ग्रो करते हैं हम। एक चीज़ और देखेंगे आप पंकज जी के इंसान अपने अंदर कितनी भी अच्छाइयाँ संजो ले, लेकिन ये तो मूलभूत मानवीय स्वभाव है, ईर्ष्या, क्रोध, प्रेम, ये सब तो अपने अभीष्ट को ना पा पाने के क्रम में ईर्ष्या का जो भाव कभी मन में आता है, उसकी क्या स्थिति आपके मन में आता है? बिल्कुल आता है। बीच बीच में मुझे, हालांकि मेरा बड़ा रेयर है, मुझे भी कभी कभी लगता है ना कि बतौर ह्यूमन बीइंग मुझ में कुछ कमी है क्या, कि मुझे अक्सर क्रोध क्यों नहीं आता।
अक्सर नहीं आता है। मैं 3 महीने में कभी एक बार गुस्सा होता हूँ, बहुत एक्सट्रीम। मुझे लगता है क्या है, कुछ कमी है। मेरे को अक्सर ईर्ष्या नहीं होती है। मैं बड़ा संतुष्ट हो जाता हूँ जितने में हूँ कि हाँ ठीक है, क्षण में जियो। लेकिन कभी कभी आता है जब आपको लगता है, जब मुझे ऐसा एहसास होता है कि यार बाजारवाद का दौर है अभी। इस दौर में ना आप प्रोडक्ट हैं, हर अभिनेता। मुझे प्रोडक्ट बनना पसंद नहीं है कि मैं एक पीआर एजेंसी को हायर करूं और अखबार में छपूं कि मैं पतला हो गया, मैं मोटा हो गया, और या मैं इस रोल के लिए वेट बढ़ा रहा हूं। वो एक अभिनेता का काम है कि उसको जो रोल मिले उसके लिए मेहनत करे, प्रिपरेशन करे। वो खबर देने की क्या काम है, हर अभिनेता करता है। पर आप, ये बाजारवाद का दौर है, प्रोडक्ट बने, आपको हर चौथे दिन छपना है, कहीं दिखना है लोगों को। मुझे भी बोलते हैं लोग, पीआर हायर कर लो, कुछ करो। मुझे लगता है यार, मैं चाहता हूँ मुझे ना मेरे काम से लोग याद करें। चर्चित हो जाऊंगा पीआर एक्टिविटी करके, पेपर में छप के, यादगार नहीं होऊंगा। यादगार मैं अपने काम से होऊंगा। चर्चित 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आज पेपर में छपूंगा, 10 दिन बाद कोई और छपेगा, लोग भूल जाएंगे। लेकिन काम अगर वनस्पति में छप जाऊंगा, लोगों के यादों में छप जाऊंगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलूंगा। तो ईर्ष्या आती है कभी कभी, तब आती है जब लगता है यार जो मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे नहीं मिल रहा है। आपने कहा था कि जिस ट्रेन में आप मुंबई आए थे उसमें लगेज की बुकिंग में आपकी कुछ किताबें भी थी। किस तरह की किताबें रही होंगी? कहानियाँ, उपन्यास, रेणु समग्र, नागार्जुन की कविताएं, निराला जी, मैक्सिम गोर्की, चेखव। लिटरेचर पढ़ता हूँ मैं, पसंद है पढ़ना। मैं किस्सा गोई खुद भी करता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ मेरे पास ही हैं। तो बस कविता कहानी की किताब थी, क्योंकि वो अभिनेता के लिए बड़ा ज़रूरी है पढ़ते रहना। धर्मवीर भारती, बहुत सारे भारत के, जो उदय प्रकाश मुझे बहुत पसंद है अभी वर्तमान में, उनकी सारी कहानियाँ पढ़ता हूँ, या कुछ भी वो लिखते हैं वो पढ़ता हूँ मैं। और बहुत सारे नाम हैं, लोग हैं। तो चाहिए ना, हम यहाँ खर्च कर रहे हैं। मुंबई तो हमारा शोरूम है, ये फिल्म नगरी है, ये शोरूम है। हम यहाँ दुकान खोल के बेच रहे हैं, तो हमारा स्टॉक कहाँ से आएगा? तो हम साहित्य से आता है, गांव से आता है, खेत खलिहान से आता है, लोगों को पढ़ के आता है। तो इसीलिए मैं वो यात्रा पे जाता हूँ कि वो यात्रा सिर्फ एक रोल को विस्मृत करने के साथ साथ मुझे बहुत समृद्ध भी करता है। बहुत कुछ नया लेके आता हूँ, नए विचार, नए लोग, नए भाव, नई कहानियाँ, सब कुछ, बहुत कुछ आती हैं। तो किताब, यात्रा, गांव में जाना, लोगों से मिलना, तो वही रिसोर्सेज है मेरे, इकट्ठा करने घूमते रहता हूँ। मुंबई अगर एक शोरूम है तो इसी शोरूम में वो बड़े बड़े स्टार्स भी हैं जो बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के घर से बाहर नहीं निकलते। हाँ। और एक तरफ आप हैं। मतलब क्या आपने कभी इस दुनिया पर नज़र डालते हुए कोई राय बनाई कि आखिरकार आप कुछ भी कर लें, उन स्टार्स की जो 100 करोड़ और 200 करोड़ की दुनिया है वो आपका कप ऑफ टी नहीं है? मुझे अभी किसी ने पूछा था थोड़े दिन पहले, आजकल बड़ी फिल्मों में भी आप जैसे एक्टरों की पूछ हो रही है, दिख रहे हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, तो क्या आप ये क्या संकेत मानते हैं? तो मैं बोला उनको कि देखिए, हम फिल्म का ओपनिंग नहीं तय करते। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को क्या होगा हमारे वो काम नहीं है। मंडे को क्या होगा वो हम तय करते हैं। तो हमारी ओपनिंग मंडे को लगती है, इसीलिए हमें बड़ी फिल्मों में या किसी भी फिल्मों में, कमर्शियल फिल्मों में लिया जाता है कि हम मंडे से ओपनिंग लगाते हैं। ये कैसे, ज़रा समझाइए। फिल्म अच्छी होगी तो मंडे का बिजनेस होगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे मार्केटिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन, बड़े स्टार, बड़ा ब्रांडिंग, बड़ा पैकेज, ये बिजनेस पार्टनर, वो बिजनेस पार्टनर, इधर का इंटरव्यू, आपको इतना पंप अप किया जाता है कि आप चले जाते हो थिएटर में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन, या एक 26 जनवरी की छुट्टी हो तो 4 दिन। मंडे से फिल्म चलती है। वो स्टार नहीं चलते हैं, मार्केटिंग नहीं चलता है, प्रमोशन नहीं चलता है, मंडे से फिल्म चलती है। और मंडे से फिल्म तभी चलती है जिसमें अच्छे परफॉर्मेंसेज हो, अच्छा कंटेंट हो, अच्छी स्टोरी हो, अच्छा मनोरंजन हो। मनोरंजन किसी भी रूप में आ सकता है। और हम लोग ओपनिंग की गारंटी नहीं देते, हमारे जैसे एक्टर थिएटर किए हुए या जो भी, इसमें कोई मतलब ये कहीं से मैं अब बहुत ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ
कि हमारे जैसे एक्टर ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक सीन को हम प्रेजेंटेबल देखने लायक बना ही सकते हैं कि आप डिसअपॉइंट ना हो। औसत सीन में भी हम थोड़ा सा जान फूंक सकते हैं, उसको रोचक बना सकते हैं कि इसको भी कैसे करके रोचक थोड़ा सा मज़ेदार हो जाए या रियलिस्टिक हो जाए। तो वो मंडे से वो चीज़ें काम करती हैं। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, मतलब अपने काम और अपनी भूमिका और अपने कंट्रीब्यूशन को लेकर ये जो मंडे फार्मूला है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग नया है। नया है। नया है। पंकज जी, हम लोग बातों के क्रम में वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि वो उपलब्धियाँ जो बेशक देर से मिली हों, वो कौन सी उपलब्धियाँ हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, मतलब आप बाहर की फिल्मों की भी बातें कर रहे हैं या टेलीविज़न की या कॉरपोरेट की, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप हमारे लिए कहना बताना चाहेंगे बिना ये पूछे कि आप अपने एक एक करके कोई अचीवमेंट्स बताएं? सर, कोई उपलब्धि नहीं है। काम ज़्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। अभी एक अमेरिकन डायरेक्टर हैं जॉन अपचर्च करके, पिछले साल उनका मेल आया, उन्होंने मेरी कोई फिल्म देखी, कहीं से ईमेल आईडी निकाला कि मेरे एक फ़िल्म बनाना चाहता हूं, आपको कास्ट करना है, इंग्लिश फिल्म है मेरी, स्क्रिप्ट भेज रहा हूं, आप पढ़िए। तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि भाई आई कांट स्पीक इंग्लिश, मुझे नहीं आती है अंग्रेज़ी, तो ये समस्या है। तो उसने बोला, उसका रिवर्ट मेल आया वापस मुझे कि सर योर एक्टिंग स्पीक्स ऑल लैंग्वेजेस, सो इफ़ यू वांट आई कैन मेक इन हिंदी, कि तुम हिंदी बोल लो, हमें सबटाइटल्स लिख लूँगा। तो मुझे लगा यार एक आदमी बोल रहा है कि तुम्हारे अभिनय हर भाषा बोल लेता है, तो ये फिल्म करनी चाहिए। मैं बोला मैं करूँगा और मैं अंग्रेज़ी बोलने का प्रयास करूँगा। थोड़े दिन के लिए एक ट्यूटर हायर किए और हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी बोलना था। एक ऑटो ड्राइवर का किरदार है। नॉर्थ कैरोलिना में बैठा हुआ एक डायरेक्टर अमेरिका में आपके काम को देखे, पसंद करे, और वो प्रोफेशनल डायरेक्टर नहीं है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका पैशन था फिल्म बनाना और बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने, मैंगो ड्रीम्स। भारत पाकिस्तान के ऊपर बड़ी ही अलग एंगल की फिल्म है वो। तो वो किया, और बाकी कोई उपलब्धि नहीं है ना। मैं किसी चीज़ को उपलब्धि गिनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ समाज को मैं क्या दे सकता हूँ, थोड़ा समाज मेरे किसी भी वजह से थोड़ा सुंदर हो जाए ना। नहीं, ये तो कुछ थोड़ा नेतागिरी वाली बात कर रहे हैं आप। कहिए, मतलब थोड़ा कम विनम्र बनकर इसको स्वीकार कीजिए कि कुछ कुछ उपलब्धियां जीवन में, मतलब अभी इधर गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो आ ही रही होंगी। सर उपलब्धियां नहीं, देखो सर, दो चीज़ें हैं। एक तो उपलब्धि है ना, आपने ये नेतागिरी टाइप की बात की तो मैं बिल्कुल सच बोलना चाहता हूँ। मुझे एक बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदनी है। सोचता हूँ, चौथे दिन लगता है मैं क्या करूँगा उस बड़ी गाड़ी का। उस बड़ी गाड़ी उतनी ही देर में यहाँ से अंधेरी जाएगी जितनी देर में मेरी छोटी गाड़ी जाती है। वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाएगी, उसके पार्किंग के लिए ज़्यादा स्पेस ढूंढना पड़ेगा। मुंबई में ट्रैफिक का इतना किल्लत है, मैं क्या करूँगा। फिर मुझे संजय मिश्रा की बात याद आती है कि आप कौन सी गाड़ी से उतरते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि उतरने के बाद आप क्या करते हैं। तो मेरा भ्रम टूट जाता है। हमारे आसपास भी तो सूफी टाइप लोग हैं ना, कबीर रहीम टाइप लोग, कि हम जब थोड़ा महत्वाकांक्षी या जब थोड़ा सा कुछ उपलब्धि के बारे में थोड़ा सोचना चाहते हैं, कुछ हम मेटाफिजिकल दुनिया में जिए, तो कोई एक आता है और रहीम टाइप के जो के त्यों धरदीनी चदरिया की बात कर देता है। कबीर, हाँ कबीर, सॉरी कबीर, मुझे बहुत पसंद है वो। हाँ। तो हम घिरे भी हैं ऐसे लोगों से। मैं शाहरुख खान के साथ दिलवाले कर रहा था, मैं बहुत प्रभावित हुआ उस व्यक्ति से। बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, हर कुछ जानते हैं वो। मैंने बोला मैं बहुत आपसे सीख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उनकी तरह स्किल मेरे अंदर आ जाए कि मैं सबको मैनेज कर लूँ, सब कुछ मैनेज कर लूँ। पर वो हमारे चाहने से शायद नहीं आएगा, वो इनबिल्ट होना चाहिए, वो नहीं है शायद हम में। वो अद्भुत हैं शाहरुख खान, सलमान खान अद्भुत हैं। वो जहाँ हैं वहाँ डिजर्व करते हैं वो होना। पर मैं नहीं वो हो सकता हूँ। मैं प्रयास करूँगा, लेकिन मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। उनके वो सोते ही नहीं हैं। मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए। सब भाड़ में जाए, मैं 11 बजे सो जाऊँगा, छोड़ो यार। चलिए, लेकिन इसको इस नोट पर ख़त्म करें कि ये जो कबीर की बात है कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, इसमें विश्वास लगातार पक्का ही होता जाता है। पक्का ही होता जाता है। मुझे तो लगता है कि कबीर को जिस क्लास में, जिस समय में पढ़ाया जाता है हमारे टेक्स्ट बुक में ना, उसके बाद पढ़ाया जाना चाहिए। 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ा देते हैं। कबीर को तो मैं अब समझा हूँ 40 साल में।
वो क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत है हमारे समाज को, मुल्क को, पूरी दुनिया को। मैं अब भी सुन रहा हूँ, खूब सुनता हूँ। अब तो नाटक में, मैं भी नुक्कड़ नाटक में गाता था, लेकिन उतना समझ नहीं पाता था कि गा रहे हैं मोरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे धीरे हाँको, चदरिया। अब ज़्यादा समझते हैं, अब ज़्यादा रिलेट करते हैं। अरे बाप रे बाप, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी, आपने हमारे लिए इतना अरे सर, वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आनंद आ गया, मुझे आनंद आ गया। पता नहीं, मैंने अपने बहुत दिन की पुरानी बात, बहुत सारी बातें कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज त्रिपाठी। थैंक यू इरफान भाई, आपका भी। ये थे आपके पसंदीदा एक्टर पंकज त्रिपाठी। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।